खान कैरियर स्टडी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 8 नंबर चैप्टर लेकर आए हुए हैं, मानव स्वास्थ्य और रोग है। इसको देखें, बहुत जबरदस्त जाने वाला है रिवीजन के तौर पर 2026 के एग्जाम के लिए। तो चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य और रोग। तो मानव तो हम लोग जानते हैं, स्वास्थ्य और रोग को समझना है। स्वास्थ्य किसे कहते हैं या अच्छा स्वास्थ्य क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप उसे लिखेंगे कि अपने दैनिक जीवन में अपने आप को सहज महसूस करना एक अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है। सहज महसूस करना एक अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है। जैसे अच्छे से नींद लगना, खान पान, रहन सहन, हर चीज अगर ठीक है तो एक अच्छा स्वास्थ्य होगा। उसी तरह दूसरा नाम इसमें है रोग। रोग क्या है, बीमारी क्या है? तो रोग इसी के जस्ट अपोजिट डिफिनीशन कर देंगे तो रोग कभी हो जाता है अपने दैनिक जीवन में अपने आप को असहज महसूस करना रोग कहलाता है। रोग जो होता है वह शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि वो 2 प्रकार का मुख्यतः होता है। कौन कौन सा? तो इसमें दिया हुआ किताब में संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, 2 तरह की बीमारी होती है, एक संक्रामक और दूसरा होता है असंक्रामक। संक्रामक का नाम से ही क्लियर है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संक्रमित हो जाए, पहुंच जाए, चला जाए, यानी छुआछूत के कारण होने वाला रोग, यानी संपर्क में आने से प्रसारित होने वाला रोग संक्रामक रोग है। उसी तरह दूसरा रोग है असंक्रामक रोग। असंक्रामक में जो होता है वह रोग जो छुआछूत से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से प्रसारित नहीं होता है, वह असंक्रामक रोग है। जैसे कैंसर, कैंसर एक असंक्रामक रोग है जो दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है। हाँ, एक चीज जानने लायक है कि एड्स संक्रामक है कि असंक्रामक है। तो एड्स भी असंक्रामक रोग है, यानी रोगी के साथ खाने पीने, उठने बैठने, बात करने से वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है, अतः वह एक असंक्रामक रोग है। अब इसमें हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक दिया हुआ है, मानव में सामान्य रोग। सामान्य यानी मानव में बहुत सारे रोग होते हैं, उसमें से कुछ सामान्य रोग हैं जो अक्सर देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन ऐसे रोग हैं जो सामान्य हैं और मिल जाते हैं? सबसे पहली बात कि रोग होते किसके द्वारा है, तो किताब ने मेंशन किया है कि बैक्टीरिया के कारण, यानी जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, कृमि के कारण, इन सब के कारण बीमारी होती है, रोग होता है। तो इसे एक नाम से क्या बोलते हैं? रोगजनक बोलते हैं। इंग्लिश में पैथोजन बोलते हैं, यानी रोग उत्पन्न करने वाले जीव को रोगजनक कहा जाता है। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि इत्यादि। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इन सब से कौन कौन से सामान्य रोग देखने को मिल जाते हैं हम लोग को अपने आसपास। तो इसमें सबसे पहले बात किया है टाइफाइड का, दिख रहा है। सबसे पहली बात टाइफाइड है। टाइफाइड जो होता है वह बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ये टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह जो होता है प्रसारित होता है पानी से, खान पान से, यानी प्रदूषित जल और भोजन से यह प्रसारित होता है, व्यक्ति संक्रमित होता है इससे। दूसरा सामान्य रोग इसमें दिया हुआ है निमोनिया। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट जांच कराई जाती है उस जांच का नाम है बिडाल परीक्षण। यानी टाइफाइड अगर किसी को हुआ और उसका अगर ब्लड टेस्ट, ब्लड जांच इत्यादि हो तो उसका नाम होता है बिडाल टेस्ट या बिडाल परीक्षण होता है। दूसरा बीमारी जो सामान्य रोग है उसका नाम है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो होता है यह भी बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी जीवाणु जनित रोग है, और उस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इससे रोगी का फेफड़ा संक्रमित होता है, लंग्स संक्रमित हो जाता है, सांस लेने इत्यादि में दिक्कत आती है। दिया है इसमें लक्षण क्या है? ज्वर, बुखार का आना,
ठिठुरन ठंड लगेगी, खांसी होगा, सिर दर्द आदि निमोनिया के प्रमुख लक्षण हैं। निमोनिया सामान्यतः 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में होता है और यह आजीवन रहता है। हाँ, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन फिर वृद्धावस्था में यह वापस आ जाता है, यानी बार बार खांसी का होना, बुखार का आना इत्यादि हो जाता है। इसी तरह अन्य और रोग दिए गए हैं, सामान्य रोग जो बैक्टीरिया से होते हैं, जैसे अतिसार पेचिश है, प्लेग दिया है और डिप्थीरिया दिया है। ये भी सब सामान्य रोग हैं, विशेषतः विकासशील देशों के। आगे देखेंगे, इसमें दिया है सामान्य जुकाम। सामान्य जुकाम जो है ये होता है राइनो वायरस जनित रोग है। हिंदी में बात करें तो विषाणु जनित रोग है और इस विषाणु का नाम राइनो वायरस है। इसका लक्षण भी निमोनिया से थोड़ा मिलता जुलता है, खांसी होना, बुखार होना, सर दर्द इत्यादि, नाक से पानी गिरना, और इसकी अवस्था 3 से 7 दिनों तक बनी रहती है। इसके बाद जो सामान्य बीमारी विकासशील देशों में देखने को मिलता है, उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो होता है टाइफाइड था और एक मलेरिया भी है। मलेरिया जो है, मलेरिया ये जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम यहाँ पे देखेंगे, प्लाज्मोडियम जो है वह मच्छर में होता है। मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के बाइट करने से, काटने से वह प्लाज्मोडियम मच्छर से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जाता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और जाकर रहता कहाँ है, तो ब्लड सेल में रहता है, रक्ताणु में रहता है, उसमें अपनी संख्या बढ़ाता है और रक्त कोशिका जो है वो फट जाती है, फटती है, सब बाहर आते हैं। उस दौरान कपकपी के साथ बुखार होती है। इस तरह से यह मलेरिया रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, यानी मलेरिया जो है इसका चक्र 2 पोषक में होता है, एक मनुष्य, दूसरा मादा एनाफ्लीज मच्छर। संक्रमित मादा एनाफ्लीज मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के रूप में जो मच्छर में रहता है वह प्रसारित हो जाता है स्वस्थ व्यक्ति में और उसे मलेरिया नामक रोग होता है। उस संक्रमित व्यक्ति को अगर स्वस्थ एनाफ्लीज मच्छर काटता है तो फिर उस व्यक्ति से वह प्लाज्मोडियम मच्छर में चला जाता है और उसके बाद वो मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो इस तरह से प्रसारित होते रहता है। अतः आसपास मच्छर का ना होना जरूरी है और घर में या सोने जगह पे मच्छर की संख्या ना हो, कम हो, इसके लिए विशेष तौर पर मच्छरदानी इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग, आगे जो देखेंगे चित्र में उसके अनुसार तो ये हाथी पांव रोग है। चित्र में हाथी पांव रोग है, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग को समझना है, उसके पहले समझना हमें अमीबता, इसको इंग्लिश में अमीबेसिस बोलते हैं। देखेंगे इसमें तो दिया है कि मानव के बृहत आंत में, आंत 2 होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में पाए जाने वाला एंट अमीबा अतिसार होता है। एंट अमीबा अतिसार ये बीमारी कहाँ होती है, तो बड़ी आंत में होती है और बड़ी आंत में होती है और इससे कोष्ठबद्धता यानी कब्ज लक्षण इसका हो जाएगा। कब्ज होता है, उदरीय पीड़ा यानी पेट में दर्द होगा, ऐंठन होगा, अत्यधिक श्लेष्मल होगा यानी मल के साथ ब्लड भी आ सकता है, रक्त के थक्के वाला मल भी हो सकता है, आदि इसके विशेष लक्षण है। ये प्रसारित कैसे होता है, तो घरेलू मक्खियों के द्वारा यह प्रसारित होता है। इसके बाद सामान्य रोग में अगला नाम जो दिया है वह है एस्केरियासिस। अगला नाम एस्केरियासिस का है। देखेंगे इसमें कि एस्केरियासिस में सामान्य गोल कृमि एस्कारिस और फाइलेरिया कृमि बुचेरिया कुछ ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक होते हैं। कौन कौन, सामान्य गोल कृमि, एस्कारिस और फाइलेरिया कृमि बुचेरिया, ये कृमि हैं
और ये मनुष्य को संक्रमित करते हैं। यह कहाँ संक्रमित कर रहे हैं? तो आंत्र परजीवी लिखा है। एस्केरिस से एस्केरियसिस नामक रोग होता है, यानी जिसे हम लोग सामान्य भाषा में यह कहते हैं कि पेट में कीड़ी का हो जाना। वह कृमि है, जिसे हम लोग कीड़ी बोलते हैं, वह हिंदी में कृमि होता है, कृमि जनित रोग होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? कब्ज हो जाएगा, पेट फूला रहेगा, भूख नहीं लगेगी, लैट्रिन इत्यादि साफ नहीं होता है, इसके विशेष लक्षण हैं। अगर इसकी संख्या इसी तरह अधिक बढ़ती रही तो आंत जाम हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो जो कृमि होते हैं वह आंत की कोशिकाओं को काटने लगते हैं, खाने लगते हैं, जिसके कारण छिद्र हो जाता है और अंततः इंसान की मृत्यु हो सकती है। इससे बचने के लिए कृमि रहित या कृमि विरोधी दवा हर 6 मंथ पर 6 महीने पर लेनी चाहिए। यह विशेषता ज्यादातर बच्चे में देखने को मिल जाता है। आगे देखेंगे इसमें तो हाथी पांव रोग आ रहा है, जो चित्र के अनुसार है। इसका नाम यहाँ पे दिया है फाइलेरिया, नाम दिया रखा है फाइलेरिया, और इसका इंग्लिश में नाम होगा फाइलियरेसिस है। यह जो होता है लिम्फ नोड में सूजन के कारण होता है, लेकिन यह प्रसारित होता है मच्छर के काटने से, और एक लिम्फ नोड इतना सूजन हो जाता है, इतना फूल जाता है कि वो हाथी जैसा पांव दिखने लगता है, जिससे जीवन में कठिनाई आने लगती है। तो इस तरह से ये सामान्य रोग थे। आगे देखेंगे हम लोग अगले टॉपिक में जो है प्रतिरक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रतिरक्षा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रत्येक से रक्षा, यानी खुद की रक्षा प्रत्येक से। वो कुछ भी हो सकता है, भोजन हो सकता है, पानी हो सकता है, वायु हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रतिरक्षा यानी प्रत्येक से रक्षा होनी चाहिए। तो जानकारी के लिए बता दें यहाँ पे किताब के अनुसार परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो है उसे प्रतिरक्षित तंत्र के कारण मिली है, और वही प्रतिरक्षा कहलाती है। यानी किसी भी जीव का जन्म होता है तो जन्म से ही उसके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र मौजूद होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो रोगजनक से या बाहरी चीजों से लड़ने का काम करता है, तो वह प्रतिरक्षा होता है। प्रतिरक्षा यहाँ पे एनसीईआरटी के बुक के अनुसार 2 तरह का दिया गया है। एक नंबर है सहज प्रतिरक्षा, दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा नाम से ही क्लियर है, अपने आप वह काम करने लगे। जैसे अगर हम प्रदूषित जगह जा रहे हैं तो अगर श्वास के द्वारा अगर कुछ नाक के माध्यम से फेफड़े की तरफ जा रहा है तो उसे लड़ने के लिए जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होता है वह सहज प्रतिरक्षा हो जाता है। जैसे नाक में पानी होता है, मुख में सलीवा होता है, लार ग्रंथि लार स्रावित करती है, इस तरह वो सहज है, सहज प्रतिरक्षा है, वो अपने आप काम करने लगता है। दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। अगर हम किसी नए जगह पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उस वातावरण से ढलने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा में दिए रखा है कि सहज प्रतिरक्षा में शारीरिक रोध होना चाहिए। शारीरिक रोध, जैसे नाक में पानी का होना वो शारीरिक रोध है, उसी तरह शरीर में पसीना होना शारीरिक रोध है। या ये कहें तो त्वचा के नीचे जो ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि पाई जाती है जिससे पसीना निकलता है, वह शारीरिक रोध है। कायिकीय रोध यानी शारीरिक तौर पर, कोशिकीय रोध कोशिका स्तर पर, उसके बाद साइटोकाइन रोध यानी साइटोकाइन स्तर इत्यादि पर रोध यानी प्रतिरक्षा होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, दे रहा है कि प्रतिरक्षा जो है और भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है? बुक के अनुसार देखेंगे प्रतिजन का मतलब ही हो गया व्यक्ति, कामा देकर जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं या कहलाती है। क्या बोला? प्रतिजन
जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकता है। यानी वह प्रतिरक्षा जो प्रतिजन हो सकता है, जीवित भी हो सकता है, मृत भी हो सकता है या अन्य प्रोटीन हो सकता है, उसे सक्रिय बोलेंगे। और निष्क्रिय निष्क्रिय बोलेंगे जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। इसको तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग औषधि इत्यादि लेते हैं तो सीधे शरीर को दिए जाते हैं तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। इसीलिए इसका अगला टॉपिक बना है टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। यानी टीकाकरण यानी रोगों से लड़ने के लिए शरीर को बाहर से जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा दिया जाता है, देने की इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं या प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। दिया भी है किताब में, यहाँ पे दिया हुआ है कि सांप के काटे जाने के मामलों में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प जीविस के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। तो बीमारियों से रोगों से लड़ने के लिए बाहर से जो निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण दिया जाता है वह टीका के रूप में दिया जाता है, इंग्लिश में वैक्सीन बोलेंगे, और इस देने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। अगला जो बीमारी आ रहा है वह है एलर्जी। एलर्जी दे रखा है। एलर्जी जो है विशेषतः एक शब्द में कहें तो प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है। यह प्रदूषण कहीं भी हो सकता है, भोजन में, पानी में, कपड़े के रंग यानी केमिकल में, रसायन में या प्रदूषित जगह इत्यादि में। पराग कणों के द्वारा भी होता है जो अगले चैप्टर में बताया भी गया था, इत्यादि से एलर्जी होता है। एलर्जी का लक्षण वगैरह जो होता है, छोटे छोटे फोड़े निकल जाना, लालिमा आ जाना, नाक आंख से पानी गिरना इत्यादि इसके हैं। तो देखेंगे यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वह है स्व प्रतिरक्षा। नाम से तो इतना समझ में आ रहा है कि इस खुद के लिए जो प्रतिरक्षा होता है, लेकिन अगर बुक को देखें तो बुक में दिया हुआ है कि कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से, कभी कभी आनुवंशिक यानी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाला, और अज्ञात कारणों से यानी जिसका पता ही नहीं चलता है, शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और यह स्व प्रतिरक्षा रोग कहलाता है। कह रहा है कि अपनी ही कोशिकाओं को किसी कारणवश अपनी ही कोशिका क्षति पहुंचाती है, इससे हानि पहुंचती है, तो इसे हम स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इसमें तो विशेष तौर पर कैंसर नामक रोग आएगा एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि कैंसर एक घातक कोशिका होती है जो अपने आसपास की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाती है, मार देती है। कैंसर के बारे में अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ अगला टॉपिक जो है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है। हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह जन्म से ही होता है, और यह हमें प्रतिरक्षा तंत्र जो है माँ के द्वारा दिया गया या उनके द्वारा मिला हुआ जो दुग्ध होता है, उसी से ही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ज्यादा मजबूत होता है। तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने की क्या क्या चीजें, तो यहाँ पे दिया है कि मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग यानी लसिका ग्रंथि से संबंधित है। उसके बाद उत्तक भी इसमें होते हैं, कोशिकाएं भी होते हैं, और घुलनशील अणु जैसे अणु होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का काम करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में दिया है कि लसिकाभ अंग, लिखा कि ये ही वो अंग है जिनमें लसिकाणु की उत्पत्ति या परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन होता है। इसके अलावा जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला अंग होता है शरीर में, उसका नाम अस्थि मज्जा है। इंग्लिश में इसे बोन मैरो कहते हैं, और थाइमस भी है। अस्थि मज्जा जो है हड्डी के बीचों बीच की अवस्था होती है, जो
वयस्क व्यक्ति में रक्त बनाने का भी कार्य करती है। वह जो है प्रतिरक्षा तंत्र यानी प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, जिससे हमें रोग कम होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार ग्रसित हो जाता है रोग से, उसमें अस्थिमज्जा का टेस्ट इत्यादि कराया जाता है। उसी तरह एक शब्द है इसमें थाइमस दिया है यहाँ पे कि थाइमस एक सपाली यानी लोप अंग है जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित है। हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित है। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता रहता है और यौनावस्था आने पर यह बहुत छोटे आकार का रह जाता है। इससे यह साबित होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें प्रतिरक्षा तंत्र अत्यधिक मजबूत होता है। प्रकृति इस तरह से उसमें प्रतिरक्षा तंत्र बनाई रहती है, यानी बच्चे का बीमार होना और ठीक हो जाना स्वाभाविक होता है। इसके बाद इसमें जो अगला जो VVI टॉपिक है जो एग्जाम में आने लायक है वह है एड्स। एड्स जो बीमारी है वह वायरस जनित रोग है। उस वायरस का नाम वायरस का नाम HIV है। ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस है। और एड्स जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है। यह जो है एड्स दिया हुआ है कि एड्स का सबसे पहला 1981 में पता चला, जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया। मात्र ज्यादा समय नहीं लगा, 25 साल लगा। किसी किसी किताब में मेंशन है कि एड्स जो है अफ्रीका से प्रसारित हुआ था। किसी किसी किताब में ये मेंशन है कि वो अमेरिका से प्रसारित हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि अफ्रीका से प्रसारित हुआ, अमेरिका पहुंचा और अमेरिका से भारत आया। भारत के दक्षिण भारत में एक वेश्या के अंदर यह पाया गया, वहां से यह पूरे भारत में प्रसारित हो गया। इसके लक्षण जो होते हैं सभी रोगों के सामान्य लक्षण जैसे होते हैं, जैसे बुखार आना, भूख न लगना, वजन घटना, शरीर का पीलापन हो जाना, आंखें धंस जाना इत्यादि। इस सब लक्षण इसमें लगभग सम्मिलित होते हैं। एड्स में आखिर होता क्या चीज है? तो एड्स जो है इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो होता है HIV के कारण यानी वायरस के कारण रोग होता है। HIV वायरस करता क्या चीज है? तो हमारे शरीर में दो तरह के लसिका पाई जाती है। एक का नाम है B लसिका और दूसरे का नाम है T लसिका। T लसिका में भी एग्जाम में जो है T4 मेंशन करना होता है। B लसिका का काम होता है बाहर से आने वाले रोग जनकों से लड़ना और T4 लसिका का काम होता है B लसिका को हेल्प करना। यानी यहां से क्लियर है कि T लसिका जो है वह किसान का काम करता है, फार्मर का, और वहीं पे B लसिका जो है वह आर्मी का काम करता है। तो यहाँ पे जो HIV है वो डायरेक्ट B लसिका से नहीं लड़ सकता, नहीं हरा सकता, तो इससे ना हरा के ये जाकर किसको मार देता है? तो T4 लसिका को, जिसे मैंने किसान बोला। किसान का काम क्या होता है? तो वो उसका काम होता है अनाज उत्पन्न करना, जिस अनाज को यूज करके आर्मी बॉर्डर इत्यादि पर लड़ने का काम करते हैं। यानी उन किसान का काम सहायता प्रदान करना होता है। उसी प्रकार T4 लसिका B लसिका को सहायता प्रदान करता है। अब जो है T4 लसिका B लसिका को सहायता प्रदान नहीं कर पाता है तो B लसिका अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। B लसिका का काम होता है किसी भी रोग को शरीर में आने नहीं देना। अब क्या होगा कि अब कोई भी रोग शरीर में आ सकता है, जैसे हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से। जो रोकने वाली चीज हमारे नाक में, मुख में, कान में, त्वचा इत्यादि पे होता है, आसानी से हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ इत्यादि प्रवेश कर जाते हैं और सामान्य रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे डायरिया, टाइफाइड, जैंडिस, ऐसे सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो वायरस है HIV वो रिट्रो वायरस के अंदर रखा गया है। एक नाम आता है
रेट्रोवायरस। तो इस तरह से एड्स को कंप्लीट समझा दिए, जिसे आप लोग एग्जाम में VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में लिखेंगे। एड्स को रोकने के उपाय क्या हैं? तो एड्स के रोकने के उपाय हैं, तो पहली चीज है कि एड्स के लिए अभी तक कोई औषधि बनकर तैयार नहीं हुई है जिसे रोका जा सके। हाँ, इसे नियंत्रण किया जा सकता है अनैतिक संबंधों से बचकर। एक पहला, अनैतिक संबंधों से बचना, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को एड्स है तो उसे दूसरे व्यक्ति में जा सकती है। दूसरी चीज है कि जिस रेजर का, एक रेजर से सभी का दाढ़ी न बनना, या ब्लेड या एक सुई से एक से अधिक व्यक्ति को इंजेक्शन इत्यादि नहीं देना, क्योंकि यह रक्त के संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। अगली बात है कि अगर माता को एड्स है तो उसके द्वारा जन्म शिशु के भी एड्स होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी कभी कभी देखने को मिल जाता है कि माता को एड्स है लेकिन बच्चे को एड्स नहीं है, या इसकी संभावना बहुत कम होती है। तो ये बात आप एग्जाम में लिखेंगे। अगला जो VVI टॉपिक आ गया वो है कैंसर। ये भी एग्जाम में पूछा जाने वाला या पूछा जाता है, ज्यादातर इंटरमीडिएट एग्जाम में कैंसर आता है। कैंसर क्या है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था, लेकिन पहले यहाँ देख लेते हैं कि मानव के भयंकर रोगों में से, जितने भी भयंकर रोग होते हैं उसमें से एक कैंसर है। जैसे अभी एड्स पढ़ा हम लोगों ने, एड्स एक भयंकर रोग है, तो कैंसर भी यहाँ पे एक भयंकर रोग से संबंधित है। दिया कि विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण कैंसर है। अब एग्जाम पूछता है कि कैंसर क्या है, व्याख्या करें या समझाएं। तो लिखना होता है कि कैंसर एक घातक कोशिका है जो अपनी आसपास की कोशिकाओं को मार देती है, तो इसके कारण जो रोग होता है उसका भी नाम कैंसर ही लिखा जाता है। तो आसपास की कोशिकाओं को मार देता है। तो कैंसर कोशिका जो है, इस किताब के अनुसार देखेंगे तो दो प्रकार की होती है। दिया है यहाँ पे, एक दिया है अबूर्द ट्यूमर जिसे बोलते हैं, एक दिया है कैंसर जो होता है ना, वो ट्यूमर के भी नाम से जाना जाता है, अबूर्द की नाम से जाना जाता है। दिया है कि कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती है। जैसे मैंने बोला कि कैंसर एक घातक कोशिका है, तो यह कोशिका जो होती है, इसकी वृद्धि जो है, जनन क्षमता जो है, यानी 1 से 2 होने की जो प्रक्रिया होती है वह असामान्य हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि में होता है। हम लोग के शरीर की जो कोशिका, सामान्य कोशिका होती है, वह 1 से 2 होने में कम से कम 24 घंटे का समय लेती है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस की कोशिकाएं 1 से 2 होने में लगभग 20 मिनट का समय लेती है। अगर हमारे शरीर की जो कोशिका 1 से 2 होने में 24 घंटा के समय ले रही थी, अगर वही 20 मिनट में ही 1 से 2 होने लगे तो वह असामान्य हो जाता है, और इसी के कारण कैंसर होता है। तो हमारे शरीर की एक सामान्य कोशिका किसी कारणवश 1 से 2 होने की जो प्रक्रिया है, बैक्टीरिया जैसी हो जाती है, तो कैंसर में बदल जाती है। कैंसर कोशिका को अधिक मात्रा में ऊर्जा, ऑक्सीजन इत्यादि चाहिए, जो नहीं मिल पाती, तो अपने आसपास की कोशिकाओं को मिलने वाले ऑक्सीजन और ऊर्जा को खुद ले लेती है, जिसके कारण कैंसर कोशिका के आसपास की कोशिकाएं मर जाती हैं और अंततः पूरे शरीर में कोशिका फैलता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ट्यूमर, जिसे हिंदी में अबूर्द बोलते हैं, यह 2 प्रकार को देखने को मिलेगा। एक का नाम है सुदम बिनाइन और एक होता है दुर्दम अबूर्द। सुदम अर्बुद और दुर्दम। इंग्लिश में बात करें तो बिनाइन ट्यूमर, और दूसरा जो है दूसरा दुर्दम अबूर्द करके दिया हुआ है, इसका यहाँ पे अंग्रेजी नहीं दिया है। तो इसमें जो सुदम अबूर्द है, यह जो है घातक कैंसर इत्यादि नहीं है। जैसे शरीर के बाहर कोई मस्सा निकल जाता है तो वो सुदम अबूर्द है, लेकिन वैसी प्रक्रिया शरीर के अंदर निकल जाए, जिसे आजकल की सामान्य भाषा में पथरी, सिस्ट इत्यादि लोग कहता है, तो दुर्दम अबूर्द हो जाता है और यह खतरनाक होता है। तो अब देखेंगे हम लोग आगे, कैंसर को रोकने का कोई दवा
उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है, फिर भी दवाएं हैं। इसमें देखेंगे कि कैंसर के कारण क्या हैं, कैंसर क्यों हो जाते हैं। तो कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे खान पान में उपलब्ध रसायन, या कपड़े में रसायन, या प्रदूषण, दवाइयाँ इत्यादि। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय जो है, जो हम लोग डिजिटल यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी इत्यादि, इससे जो तरंगें निकलती हैं उसके कारण भी कैंसर नामक रोग हो जाता है, क्योंकि यह तरंग हमारे शरीर के अंदर से होकर गुजर जाती है। हम जानते हैं कि शरीर का निर्माण एक एक कोशिका से मिलकर हुआ है, और एक कोशिका के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए में इस तरंग के कारण उत्परिवर्तन हो जाता है। जो कोशिका 1 से 2 होने में 24 घंटे का समय लेती थी, अब वह 1 से 2 होने में मात्र 20 मिनट का समय लेती है। तो ये तरंगे इनके मुख्य कारण हो सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल में यूज होने वाला एक्सरे इत्यादि से भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं, यानी जब जरूरत हो तभी एक्सरे करवाएं, अन्यथा ना करवाएं। आगे देखेंगे, अगला जो टॉपिक है हम लोग के पास वह है ड्रग एवं अल्कोहल कुप्रयोग। ड्रग का मतलब सामान्य भाषा में तो ड्रग का मतलब दवा भी होता है, और ड्रग का मतलब नशा करने वाला पदार्थ भी होता है। तो ड्रग का मतलब औषधि और नशा करने वाला पदार्थ भी होता है। तो ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग हो जाता है बे अधिक मात्रा में उपयोग करना, या उसका लत लग जाना, आदत लग जाना कुप्रयोग है, और उसका हानिकारक प्रभाव हमारे जीवन में आता है। कई बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं, याददाश्त कमजोर हो सकता है, और अंततः मृत्यु हो सकती है। कह रहा है कि ड्रग में जो सबसे पहला ड्रग का नाम दिया है वो है ओपिआइडस। ओपिआइडस है। कह रहा है यहाँ पे कि ओपिआइडस ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपिआइडस ग्राहियों से बंध जाते हैं। कहने का मतलब, बंध जाने का मतलब, जब भी हम कुछ खाते हैं, चाहे वो दवा हो, भोजन हो, या कुछ और चीज हो, तो हमारे आहार नाल की जो कोशिकाएं होती हैं उसे अवशोषित करती हैं। तो ओपिआइडस को भी अवशोषित करने वाली कोशिकाएं हैं। तो लिखा है कि ओपिआइडस ग्राही, अवशोषित करने वाली कोशिका का नाम ओपिआइडस ग्राही, इंग्लिश में रिसेप्टर्स बोलते हैं, वो करते हैं। होता क्या चीज है इस बीमारी में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है, नर्वस सिस्टम जो बोलते हैं। ऐसे भी लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि नर्वस हो गया है, यानी तंत्रिका तंत्र काम नहीं कर रही है अच्छे से। ये होता क्या चीज है, तो दिया है कि इसे आम तौर पर स्मैक के नाम से जाना जाता है। स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन है, हीरोइन, उसका दूसरा नाम स्मैक या हीरोइन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद रासायनिक रूप से इसे क्या बोलेंगे, डाई एसिटिल मार्फिन बोला जाता है। देखने में कैसा दिखेगा, तो ये सफेद दिखता है, यानी इसका भौतिक गुण सफेद है, गंधहीन है, गंध नहीं आती, तीखा रवेदार होता है, यानी क्रिस्टल के जैसा होता है। और इसे कैसे प्राप्त करते हैं, तो मार्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है ओपिआइडस, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है। उसके बाद एक और नाम दिया है, किताब ने मेंशन किया है, उसका नाम है केनाबिनाइडस। दिया है यहाँ पे केनाबिनाइडस। कह रहा है कि रसायनों का एक समूह है। रसायन है, दुनिया में या ब्रह्मांड में हर चीज रसायन से ही बना है, हम लोग का शरीर भी रसायन से ही बना है। तो केनाबिनाइडस रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद केनोबिनाइडस ग्राही। कह रहा है कि इसके वो रिसेप्टर कहाँ पे है, तो मस्तिष्क में है। मस्तिष्क में मौजूद केनोबिनाइडस ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक केनिबिनाइडस एक पौधा है जिसका नाम है कैनेबिस सेटाइवा से प्राप्त किया जाता है। ये बनता किससे, तो पौधे के पुष्पकरण से प्राप्त किए जाते हैं। पुष्पक्रम से बनते हैं, बीज से नहीं बनते। यहाँ पे और भी मेंशन किया गया, भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियां
और राल रेसिन जिसको बोलते हैं, कि विभिन्न संयोजन से और भी चीजें बनती है ड्रग्स में। मेरुजुआना बनता है, हशीश बनता है, चरस बनता है, और सामान्य भाषा में गांजा बनाने के काम इत्यादि आते हैं। इस तरह से होता है। उसी तरह और भी इसमें दिए गए। इसे ग्रहण कैसे किया जाता है, तो इसे कह रहा है कि अंतः श्वसन द्वारा, सांस लेने की क्रिया द्वारा ग्रहण किया जाता है। खाया भी जाता है, मुंह द्वारा खाए जाने वाला मादक द्रव्य यानी ड्रग है। ड्रग का मतलब मादक द्रव्य शरीर के हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। हृदय वाहिका तंत्र, हृदय में ब्लड होता है, ब्लड जो होता है वाहिका से प्रभावित होता है, धमनी और शिरा से, उसे भी प्रभावित कर देता है। इसके बाद एक और चीज है कोका एल्कोलाइड। कोका एल्कोलाइड या इसे कोकिन कोका भी बोलते हैं। कोकिन कोका ये किससे प्राप्त होता है, तो एक पौधा का नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो कि मूल रूप से कहाँ मिलेगा, दक्षिण अमेरिका का पौधा है। इसे निकाला जाता है कोका या कोक भी हम बोल सकते हैं। ये कोई भी हो, ये सब जाकर हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्यों आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, तो दिया है कि धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों का सेवन का रास्ता खुल जाता है। धूम्रपान से अक्सर गांव इत्यादि और शहर इत्यादि में देखेंगे तो लोग धूम्रपान करते हैं, तो उससे रास्ता खुल जाता है, यानी इच्छाएं बढ़ जाती है कि ये भी नशा इत्यादि लत लिया जाए या किया जाए। दिया है कि तंबाकू का प्रयोग मानव कब से कर रहा है, तो 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है तंबाकू का प्रयोग। तंबाकू खाया जाता है, पिया जाता है, तो दिया है कि तंबाकू पिया भी जाता है, चबाया भी जाता है, सूंघा भी जाता है। इस तरह से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन इत्यादि कमी हो जाती है। तंबाकू का सेवन करने से माउथ कैंसर, फेफड़े की बीमारी इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। ये किस उम्र से प्रारंभ हो जाता है, तो जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि यह बीमारी जो है किशोरावस्था से प्रारंभ हो जाती है। यानी हर व्यक्ति को अपने परिवार के जो बच्चे हैं जब वो किशोरावस्था में हैं तो उसी समय कंट्रोल इत्यादि करना चाहिए। किशोरावस्था और ड्रग या अल्कोहल का कुप्रयोग, तो किशोरावस्था में ही लत लग जाती है, आदत लग जाती है, और यह आदत धीरे धीरे बढ़ जाती है और यह खतरनाक हो जाती है, जानलेवा हो जाती है। दिया है इसमें कि किशोरावस्था किस अवस्था को बोलते हैं, तो 12 से 18 वर्ष की आयु की अवधि को ही किशोरावस्था माना जा सकता है या माना जा सकता है। किशोरावस्था है क्या, तो किशोरावस्था कह रहा है कि पुल है, ब्रिज है, किसके बीच का, बचपन और प्रौढ़ा अवस्था के बीच का पुल होता है। यानी बचपन से निकलकर किशोरावस्था में जाते हैं, किशोरा से प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, और किशोरावस्था में ही लत लग जाती है जो आजीवन नहीं छूटती है। तो इससे बचना और बचाना चाहिए। उसके बाद है ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग क्या हैं। कुप्रयोग मतलब हानिकारक, तो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। हमारे शरीर में याददाश्त की कम हो जाता है, थकावट महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक रूप से परिवार कमजोर हो जाता है, परिवार के सभी व्यक्ति परेशान इत्यादि हो जाते हैं। आगे अगला जो टॉपिक है वह है व्यसन, बेवसन और निर्भरता। व्यसन का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में एडिक्शन बोलते हैं, यानी मादक पदार्थों का सेवन करना व्यसन कहलाता है। मादक पदार्थों का सेवन करना व्यसन कहलाता है, जो अभी हम लोग हेरोइन करके, ड्रग इत्यादि करके समझे। और इस पर निर्भरता बढ़ जाती है, छूटने की जगह इसकी लत बढ़ती जाती है। यानी व्यसन जो होता है लत के कारण होता है। लत किसी भी चीज की लग सकती है, आदत किसी भी चीज की लग जाती है। कोई भी आदत अगर लग जाए तो हानिकारक सिद्ध होती है, चाहे वो किसी चीज की भी लत लग जाए, या ज्यादा खाने की लत लग जाए तो भी वह हानिकारक हो जाती है। तो इंसान को आदत और लत से बचने का कार्य करना चाहिए, निर्भरता से भी बचना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग के प्रभाव।
ड्रग और अल्कोहल का कुप्रयोग क्या है? एक तो है कि गलत यूज, जो आदत लग जाना, उस पर निर्भर हो जाना, कुप्रयोग हो गया। प्रभाव क्या है? प्रभाव तो बहुत, लगभग सारी बीमारियों के जड़, रोगों के जड़ ये हो सकते हैं। इसमें दिया है कि श्वसन पथ जो है वह कमजोर हो जाता है, सांस लेने की प्रक्रिया में दिक्कत आती है। उसके बाद किताब के अनुसार मेंशन किया गया है, दिया गया यहाँ पे हृदयपात यानी हार्ट अटैक होने के भी चांसेस दे रहा है। हृदयपात होने के चांस होते हैं। प्रमस्तिष्क रक्तस्राव यानी मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव, जिसे ब्रेन हेमरेज के नाम से भी जानते हैं। दिया भी एक सेरिब्रल हेमरेज के कारण कोमा में भी जा सकता है इंसान, मृत्यु भी हो सकती है। यह इसके कुप्रयोग है, कुप्रभाव है, जिससे हम लोग को बचना चाहिए। दूसरी बात है कि जो ड्रग है, अल्कोहल है, इसे मेडिकल में दवा, औषधि इत्यादि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी का गलत यूज करके लोग मादक पदार्थों के रूप में सेवन करते हैं। इसका कुप्रभाव हम लोग के शरीर इत्यादि पे पड़ता है। उसके बाद देखें कि इसका रोकथाम कैसे करें, नियंत्रण कैसे करें। तो रोकथाम एनसीईआरटी के बुक के अनुसार दिया हुआ है कि यह जो है आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें, यानी दबाव से बचना है। समकक्ष लिखा यानी दोस्त होते हैं, क्लासमेट होते हैं, सहपाठी होते हैं। अगर एक को लत लग गई है तो धीरे धीरे वो सबको लगा देता है, वो दबाव डालता है कि इसका यूज करो, तो उससे बचना चाहिए। दूसरी बात, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए परिवार में, विद्यालय में, कोचिंग इत्यादि यानी शिक्षा संस्थान पे। दिया है कि शिक्षा और परामर्श, शिक्षा लें प्रभाव और कुप्रभाव का, और परामर्श लें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तीसरी बात दिया है कि माता पिता और समकक्षियों से सहायता लेना। अगर आपको इसकी लत लग रही है तो अपने माता पिता से कहें, बात करें, या अपने क्लासमेट या जो उचित व्यक्ति है उसे सहायता लेनी चाहिए, राय परामर्श इत्यादि लेना चाहिए। चौथी बात लिखा है कि संकट के संकेतों को देखना। संकट के संकेत, इसमें तो संकट होता ही होता है, व्यसन से, ड्रग से, अल्कोहल इत्यादि से, पारिवारिक संकट हो, शारीरिक संकट हो, आर्थिक सामाजिक होता ही होता है, उससे बचना चाहिए, बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगला जो है व्यवसायिक और चिकित्सीय सहायता लेना। व्यवसायिक, अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत संपत्ति इत्यादि वाले हैं तो इस सब से बचना चाहिए, न तो इसका नुकसान रातों रात हो सकता है। उसके बाद चिकित्सीय सहायता, डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसके अनुसार ही चलना चाहिए, अपने इच्छाओं को रोकना चाहिए। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है और ये रिवीजन के तौर पे आप देखेंगे। इस वीडियो को देखें, रिवीजन करें और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है, जो एग्जाम में आने लायक कहीं मिलता है, तो उसे कमेंट करें, पूछें। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आप लोग के सामने हम बने रहें। धन्यवाद।